मेरा नाम फरहाना है और मेरा ताल्लुक़ एक ऊंचे घराने से था। कहते हैं कि हमेशा इंसान की पहचान इसकी सोहबत से होती है, इसलिए हमेशा दोस्त बनाने में जल्दी ना करो, सोच समझ कर दोस्त बनाओ। मेरी मंगनी मेरी खालाजाद से हुई थी, जो कि एक मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखता था। मुझे रिश्ते पर कोई इतराज़ ना था, लेकिन जब से मेरी दोस्ती तबस्सुम से हुई, इसने मुझे ये एहसास दिलाना शुरू किया कि रिश्ता हमेशा बराबरी में ही करना आगे की ज़िंदगी के लिए बेहतर होता है। पहले पहल तो मैं इन बातों को संजीदगी से ना लेती, लेकिन रफ्ता रफ्ता मुझे अपने मंगेतर बुरा लगने लगा। इसी दौरान मेरी मुलाकात एक लड़के आदर से हुई, जो मेरे बाप की फैक्ट्री में पार्टनर था। मुझे वो अच्छा लगने लगा और हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। लेकिन आंख तो मेरी इस दिन खुली जब एक दिन वो मेरे पापा के पास आया और इसके हाथ में एक लिफाफा था। वो मेरे पापा से कहने लगा कि वो तो फरहाना मेरे ताया की बेटी थी, लेकिन इससे मेरी दोस्ती का नाता था। वो मुझे अक्सर कहा करती थी कि हम आपस में कज़न तो हैं, लेकिन इससे बढ़कर दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे का आईना होते हैं। पर बस मेरी ज़िंदगी तुम्हारी दोस्ती के आईने में हमेशा शफाफ ही रहेगी। ये बात वो तब कहा करती थी जब 13 वर्ष की थी। ये वो उम्र होती है जब लड़कियां अमूमन अपने सपनों का तख्त सजाती संवारती हैं और इस पर किसी मनमोहने को शहजादा बनाकर बैठा लेती हैं और ख़ुद इसकी मलका तसव्वुर करने लगती हैं। लेकिन फरहाना के जहन में ऐसा कोई ख्याल नहीं था। इसका जहन बहते चश्मे की तरह बिल्कुल साफ शफाफ था। ऐसे में इसकी मंगनी खालाजाद रेहान से कर दी गई। सादा दिल, मासूम सूरत और अच्छी सोच रखने वाली लड़की की मासूम सोच में किसी हमसफ़र साथी के तसव्वुर की खिड़की खुल गई, क्योंकि मंगनी के बाद यकीनन इसके जहन में शादी का तसव्वुर भी उजागर हुआ। इसने अब इस स्टेज पर ख्वाब देखने शुरू किए। इत्तेफाक के इन्हीं दिनों फरहाना की क्लास में एक नई लड़की दाखिल हुई, जिसका नाम तबस्सुम था। इस लड़की से फरहाना की दोस्ती हो गई। ये लड़की बहुत ऊंचे ख्वाब देखने की आदी थी। इस नई सहेली ने फरहाना के दिमाग में ये बात डाली कि तुमने कहाँ गरीबों में मंगनी करवा ली है, सारी उम्र छोटी छोटी खुशियों को तरसती रहोगी। अभी भी वक्त है, रेहान से शादी से इनकार कर दो। मेरी कज़न इसकी बातें सुनती और चुप रह जाती। तबस्सुम से इसकी दोस्ती इतनी बढ़ गई कि वो फरहाना के घर भी आने जाने लगी। एक रोज़ वो आई तो इत्तेफाक से रेहान भी आया हुआ था। तबस्सुम ने रेहान को देखा, वो बुरा सा मुंह बना लिया। जब वो चला गया तो इसने फरहाना के खूब कान भरे कि तुम तो बड़ी ही बेवकूफ़ हो। एक तो गरीब खालाजाद से मंगनी करवा ली और सूरत भी ना देखी। चलो खूबसूरत ही होता तो कोई बात थी, गर्ज इसने मेरी कज़न का दिल खूब बुरा कर दिया। अब वो सोचने लगी कि जिस पर तबस्सुम इसे सोचने पर मजबूर कर रही थी। एक दिन इसरार करके वो फरहाना के साथ रेहान के घर भी गई। इसे खाला के घर का रहन सहन भी ना पाया। जाहिर है कि वो लोग एक मतवस्त तबके से थे, तो रहन सहन भी अपनी हैसियत के मुताबिक रखा हुआ था। अब वो हर वक्त यही कहती कि रेहान तुम्हारे काबिल नहीं है। फरहाना देखो, तुम तो कितनी खूबसूरत हो, तुम्हारे लिए अमीर और ख़ूबसूरत लड़कों की कमी नहीं है। लड़कियों को ऐसे घर में शादी करना चाहिए जो इसके ख्वाबों के ऐन मुताबिक हो। ऐसे घर का इंतखाब हो जहाँ तुम्हारे ख्वाब और खुशियाँ पूरी हों। तबस्सुम के ये ख्यालात तो दरअसल अपने मुतल्लिक़ थे, लेकिन वो रफ्ता रफ्ता फरहाना को भी फ़रेब की इस वादी में ले गई। यूँ मेरी कज़न हकीकतों से दूर होती चली गई। अब जब भी मैं इससे मिलती तो वो कहती कि सारा, मैं रेहान से शादी करके अपनी ज़िंदगी मुफलिसी की मिट्टी में मिलाना नहीं चाहती। मैं समझाती कि वो नेक लड़का है, काबिल है, कमाऊ है। क्या हुआ कि अभी पोस्ट छोटी है, उम्र भी तो इसकी कम है। रफ्ता रफ्ता तरक्की करके बिला एक रोज़ बड़े होते तक पहुंच जाएगा। तुम्हारा खालू रिज़्क़ हलाल कमाते हैं तो दौलत की रेल फेल नहीं है, और वो जिस सीट पर हैं अगर रिश्वत लेने लगे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। इनका अपना घर है। कहने लगी, इसको तुम घर कहती हो? 5 मरले का भी कोई घर होता है? ना लोन, ना खुला सहन। उफ, मेरा तो दम घुट जाएगा वहाँ। मैं सच कहती हूँ कि रेहान से शादी नहीं करूँगी, क्योंकि जिस शरीके सफ़र की शख्सियत मेरे ख्यालों में समा गई है
वो रेहान नहीं, कोई और है। कौन है वो? मैंने पूछा। कहा, वो कौन है? नहीं जानती, क्योंकि मैंने खुद भी इसको अभी तक नहीं देखा है। फरहाना के वालिद बिजनेसमैन थे, इनका कपड़े का काम था, वो होलसेल का काम करते थे, एक फैक्ट्री भी थी। मेरे कज़न बंगले में रहती थी, फिर भी इसके वालिदैन को अपने से कम हैसियत रिश्तेदारों से लगाव था और वो दिल से इनका एहतराम करते थे। उन्होंने बेटी का रिश्ता अगर रेहान को दिया था तो कुछ सोच समझ कर ही दिया था। रेहान कबूल सूरत और फर्माबरदार लड़का था, मुस्तकबल में तरक्की के रोशन इम्कानात थे। लेकिन फरहाना तो बस अपने बड़े घर में से भी ज़्यादा बड़े घर में जाना चाहती थी और मैं हैरान होती थी कि ये इसे क्या हो गया है। मैंने तो इसको बहुत समझाया, मगर तबस्सुम की दोस्ती इसके सर चढ़कर बो रही थी, सो वो मेरी बातों को खातर में नहीं लाती थी। इन्हीं दिनों रेहान की अम्मी घर आई। वो फरहाना को बहुत चाहती थी और इसको एक साबर और शाकर लड़की समझती थी। इनका ख्याल था कि वो आकर इनका घर संवार देगी। वो हर पल इस पर वारी जाती थी। वो नहीं जानती थी कि इनकी ये बांजी किन हवाओं में परवास कर रही है। वो ख्वाहिश के पर लगाकर उड़ती हुई हर्षो हवस के आसमान की इस बुलंदी तक जा पहुंची कि जहाँ तवाज़ुन बरकरार रखना बड़ा मुश्किल होता है। खाला ने शादी की तारीख मांग ली तो ताया जी ने 1 साल के बाद रुखसती के लिए कह दिया ताकि फरहाना पढ़ाई मुकम्मल कर ले। खाला ये कहकर चली गई, ठीक है, हम एक साल इंतज़ार कर लेंगे, मगर साल बाद बारात लेकर आऊँगी। इनके जाने के बाद वो मेरे पास आई, बोली कि खाला ने शादी की तारीख मांगी है, मैं बहुत परेशान हूँ। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? ये तो खुशी की बात है कि तुम्हारी शादी हो रही है। वो बोली, सब कुछ जानते पूछते तुम मेरे ज़ख्मों पर नमक पाशी कर रही हो। अच्छा, तो फिर तुम सीधे से जाकर अपनी माँ से बात कर लो, उस जुर्रत के साथ जो तुम्हारे दिल में है, कह गुजरो। इन्हीं दिनों मेरे कज़न की शादी थी, सो हम मुल्तान चले गए कि वहाँ शादी के हंगामे में फरहाना का ख्याल ना रहा। मैंने मुल्तान इससे रब्ता ना किया। हमें वहाँ 15 दिन लग गए। इस दौरान का क्या बात हुई, न जाने क्या बात हुई कि ताया जान ने इसकी शादी की तारीख दे दी। मैं वापस आकर इससे मिली तो वो बहुत परेशान थी। परेशानी किसी नादान को लाख हो तो बिना बनाए काम को भी बिगाड़ देती है और इंसान उजलत में कोई गलत कदम भी उठा लेता है। इस नए में परेशानी में एक गलत शख्स का इंतखाब कर लिया था। बेशक उसके वालिद के अंडर काम करता था, लेकिन फरहाना के लिए तो एक बंद किताब की मानी था। इसका नाम आदिल था और ताया जी की फैक्ट्री में मैनेजमेंट का काम सीख रहा था। ये इनके बिजनेस पार्टनर का लड़का था और कभी कभार किसी काम से घर पर भी इनके पास आ जाता था। एक रोज़ वो घर आया तो ताया अब्बा घर पर ना थे, बल्कि सारे घर वाले किसी तकरीब में गए हुए थे। पेपर्स की तैयारी के बायस फरहाना घर पर थी। आदिल ने दस्तक दी। फरहाना ने दरवाज़ा खोला और पहली ही नज़र में इस खूबरू नौजवान के हस्नो जमाल से मुतासर हो गई। इसको खबर थी कि ये इसके वालिद के शरीक कारोबार का इकलौता बेटा है और बहुत मालदार घराने से है। सोचा, अब तक इसके बारे में क्यों गाफिल थी, कभी इसको गौर से देखा भी नहीं, क्योंकि आज के दिन ही इसकी शानदार शख्सियत का सहर महसूस किया। इसके दिल ने आदिल का इंतखाब कर लिया, शायद इसलिए कि रेहान के साथ शादी से बचना चाहती थी। इस तेज़ तर्रार लड़के ने फरहाना की नज़रों में अपने लिए पसंदीदगी के एहसास को भांप लिया। इस रोज़ तो वो चला गया क्योंकि घर में कोई ना था। अकेली होने के सबब फरहाना ने अंदर आने के लिए भी ना कहा, लेकिन बाद में वो ताया जी का खाना लेने के बहाने आने लगा। जिस रोज़ ड्राइवर इनके दीगर कारोबारी कामों में मसरूफ़ होता तो आदिल खाना लेने आ जाता, क्योंकि इसके पास अपनी गाड़ी थी। खाना फरहाना पैक करके दे देती। इस तरह इन दोनों की आपस में बातचीत हो जाती। पहले वो हफ्ते में एक आध बार आता, फिर रोज़ आने लगा। शायद ताया इस पर ज़्यादा एतबार करने लगे थे। बाज़ नौकर खाने को रास्ते में चख भी लेते थे। एक दिन आदिल घर आया तो घर में कोई ना था। तभी फरहाना ने इसको
गेस्ट रूम में बैठने को कहा क्योंकि वो बाहर की जानिब था। इसने पूछा कि आंटी कहाँ गई हैं? वो बराबर में गई हैं, फरहाना ने जवाब दिया। जब खाने की तैयारी के मरहले में थोड़ी सी देर बाकी रह जाती तब तक वो आंटी से बातें करता रहता। बाहर बहुत गर्मी थी। इसने पानी मांगा तो फरहाना ने कोल्ड ड्रिंक गिलास में डालकर ले आई। आज आदिल इसे बहुत गौर से देख रहा था। तेज़ नज़रों से वो कुछ घबरा गई। वो भी इसे देखने में इस कदर मुहिम थी कि गिलास को ठीक तरह से पकड़ ना पाई और मशरूब छलक गया। तभी गिलास भी इसके हाथों से छूट गया। शरबत कपड़ों पर गिरा तो इसके कपड़े खराब हो गए। फरहाना ने शर्मिंदा होकर कहा, माफ़ करना, ये मेरी गलती से हुआ है। इसकी बौखलाहट पर वो मुस्कुरा दिया। बहरहाल मज़ीद कुछ कहे बगैर वो खाना लेकर चला गया। वो यही समझी कि आदर नाराज़ होकर गया है। वो देर तक शर्मिंदगी महसूस करती रही। अगले दिन ताया जी की तबीयत ख़राब हो गई। वो फैक्ट्री ना गए। तभी आदल ये मालूम करने इनके घर आया कि आज क्यों नहीं आए। जब ताया जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो दोनों माँ बेटी ड्राइवर को देखने घर से बाहर आईं। देखा कि आदिल अपनी गाड़ी से उतर रहा है। इनको परेशान देखकर पूछा, खैरियत तो है? हाँ, तुम्हारे अंकल की तबीयत बहुत ख़राब है बेटे, इसी वजह से परेशानी हो रही है। आदिल को वो अंदर ले आई। इसने अंकल को देखते ही कहा कि ड्राइवर का इंतज़ार ना करें, मैं इनको अपनी गाड़ी से अस्पताल ले चलता हूँ। वो सहारा देकर ताया जी को गाड़ी तक लाया और फ़ौरन इनको अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने इनको दाखिल कर लिया। वो वापस आकर आंटी और फरहाना को भी अस्पताल ले गया। इन दिनों ऐसे वक्त में बड़ा एहसान किया। वो रात तक ताया जी के पास ही रहा। फरहाना ने इसके इस एहसान को अपने दिल में जगह दे दी। अब फरहाना को आदिल बहुत अच्छा लगने लगा। वो बेचैनी से इसका इंतज़ार करती। ताया जी अस्पताल में थे और आंटी इनके पास होती। आदिल घर आता, फरहाना से अंकल के लिए खाना ले जाता। इस दौरान वो किचन में भी आ जाता और इसके साथ बातें करता रहता। जब वो सूप वगैरह तैयार कर रही होती वो इसकी बातों के जवाब में हूँ हाँ करती रहती। तब इसने कहा, क्या बात है फरहाना, आप बोलती कम हैं, हालांकि आपकी आवाज़ ऐसी है कि बार बार सुनने को दिल चाहता है। इस पर वो बेख्तियार बोल पड़ी, बातें सिर्फ ज़ुबान से ही नहीं की जाती, क्या आप निगाहों की ज़ुबान नहीं समझ सकते? ये इसने इतनी बेबाकी से बड़ी बात कह दी थी। वो तो जैसे मौका की तलाश में था। कहने लगा, आप तो पहली नज़र में ही मेरे दिल में समा गई थी। डरता था कि कहीं कुछ कह दिया तो आपको नागवार हुआ तो नाराज़ हो जाएंगी। जब से आपको देखा है जीने का ढंग आ गया है। वो न जाने इस किस्म की वो कितनी बातें करता रहा और फरहाना इन बातों की भूल भुलैया में गुम होती चली गई। इसके जाने के बाद भी वो गुमसुम बैठी रह गई थी। अगले दिन जब वो आया तो इसने देखा कि फरहाना इसकी बातों के जाल में उलझ गई है। वो बेचैनी से इसका इंतज़ार कर रही थी। इसने आते ही दूसरा जाल फेंका, कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अंकल की तबीयत ठीक नहीं रहती। अच्छा है कि बेटी के फर्ज से जल्द सुबकदोश हो जाएं। क्या वाकई तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ, मैं तुमसे शादी को अपने लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी समझूंगा। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में कुछ इस अंदाज से दाखिल होते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता कि वो कब हमारे दिल में सम हो जाते हैं। मेरा ख्याल है ऐसे लोग खुद बहुत दिल की दुनिया में दाखिल हो जाते हैं और अपनी मर्ज़ी से जाते हैं। तुम भी बिला इरादा मेरे दिल पर काबज़ हो चुकी हो। आप डायलॉग अच्छे बोल लेते हैं, ये कहकर तुम मेरे जज्बात की तौहीन कर रही हो। फरहाना, आप जो भी कह लो, लेकिन मेरी आरज़ू को ठुकराने की बात मत करना। ज़िंदगी में बहुत सी लड़कियों को देखा है, मगर नज़र इंतखाब तुम पर ठहर गई है। मुझको तुम्हारा जवाब चाहिए, सोच कर बताऊँगी। इस वक्त अम्मी आ रही हैं, फरहाना ने कहा। इसी वक्त फरहाना ने फैसला कर लिया कि वो माँ से बात करेगी कि रेहान यहीं क्यों, इसकी जगह आदिल क्यों नहीं, इसमें क्या कमी है। इसने माँ से बात की। फरहाना की अम्मी हैरत रह गई, बोली, क्या बात है?
आज तुम इस कदर जज्बाती हो रही हो। वो खामोश रही। बेटी, माँ बाप के फैसले कोई अहमियत ना रखते या इनकी ज़रूरत ना होती तो अल्लाह ये रिश्ते ना बनाता। हर रिश्ते का अपना एक मुकाम है, अपना तकद्दुस है। मैं मानती हूँ अम्मी कि वालिदैन के फ़ैसले बेटियों के लिए दुरुस्त होते होंगे, लेकिन आपके फ़ैसले ने जीते जी मुझको जहन्नम की आग में जलने के लिए छोड़ दिया है। फरहाना, तुम क्या कह रही हो? हमने तुम्हारे साथ कौन सा जुल्म किया है? आप साहब से मिलकर मुझको सारा जीवन जलने के लिए आग में धक्का दिया है। मैं हरगिज़ 3 कमरों वाले घर में ब्याह कर नहीं जाऊंगी। मुझको खाला के घर का सोचते ही घुटन होती है। बेटी, क्या कह रही हो? रिश्ते मकीनों से नहीं होते, मकानों से नहीं। रेहान मेहनती लड़का है, एक ना एक दिन ज़रूर दूसरा बड़ा घर बना लेगा या नहीं बना पाएगा अल्लाह जाने, लेकिन मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। माँ, आपको मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाना होगी। मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, मेरी मदद कीजिए। मैं अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करती तो क्या आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती? इसकी मिन्नत समाजे पर ताई जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। रात को सब खाने पर बैठे, फरहाना नहीं आई। माँ ने कहा कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। खाना खाने के बाद ताई जी ने बात शुरू की कि फरहाना रेहान से शादी नहीं करना चाहती। वो कहती है कि ये मंगनी तोड़ दें वरना मैं कुछ खा लूँगी। इस बात पर बाप और भाई सरपटा गए। आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है कि वो गरीब घराने में शादी नहीं करना चाहती? इसके भाई गुस्से में आ गए। ये क्या बात हुई भला? ये भी कोई बात है? इसने ये कैसे कह दिया? हमारी इज्जत और गैरत का मामला है। मंगनी हो चुकी है। हमारी नज़र में रेहान से कोई अच्छा नहीं है। अम्मी, आप इसको समझा दें कि वो जो चाहती है वो नहीं होगा। गुर्बत के अलावा रेहान में क्या बुराई है? वो गुर्बत दूर हो सकती है। गरीब होना कोई ऐब नहीं। इनको अल्लाह ने इतना रिज़्क दिया है कि इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रही हैं। अमीरी गरीबी मुस्तकिल रहने वाली चीज़ नहीं है। इनके ये दिन भी बदल जाएंगे। वालिद और भाई सुबह सब अपने अपने काम पर चले गए। फरहाना ने माँ से पूछा। ताई जी ने इसको रात वाली सारी गुफ्तगू गोशो गुजार कर दी, समझाने की कोशिश भी की, मगर वो किसी सूरत नहीं मानी। इसने फैसला कर लिया कि अगर उन्होंने इसकी बात ना मानी तो वो बगावत कर देगी। अगले दिन आदिल अंकल की तबीयत पूछने आया तो इसको देखकर फरहाना खुशी से गुलनार हो गई। जब से इसकी आदिल की तवज्जो हासिल की थी, इसको ये घर और अपने घर के लोग पराए लगने लगे थे। वो सिर्फ आदिल को अपना समझती थी। आदिल दाईची से मिला। वो बहुत परेशान थी। इसने परेशानी की वजह पूछी, तब उन्होंने बता दिया कि फरहाना की मंगनी रेहान से हो चुकी है और अब वो हमको परेशान कर रही है। ताई जी ने आदिल को घर का फ़र्ज समझते हुए सारा अहवाल बता दिया और मदद की दरख्वास्त की। वो सारा किस्सा सुनने के बाद किचन में गया और फरहाना से बात की कि तुम्हारी अम्मी परेशान है, तुम क्या कहती हो? मैंने जो कहना था कह दिया है। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करनी तो मैं फिर भी रेहान से शादी नहीं करूँगी। अच्छा तो फिर तुम मंगनी तुड़वा लो। तुम्हारे वालिदैन नहीं मानते तो रेहान से कह दो कि तुम इसको नापसंद करती हो और शादी नहीं करना चाहती। वो इतना ही अच्छा और नेक है तो ज़रूर तुम्हारी रज़ा की परवाह करेगा और ख़ुद मंगनी ख़त्म कर देगा। आदिल दोहरी चाल चल रहा था। इधर वो फरहाना की वालदा से कहता कि आपकी लड़की को समझा रहा हूँ, वो मान जाएगी, और उधर फरहाना को कहता कि फ़ौरन मंगनी तुड़वा लो, मेरे पास बहुत बड़ा घर है, मैं तुमको बहुत खुश रखूँगा। शादी के बाद हम घूमने जाएंगे, मैं तुमको सारी दुनिया की सैर करवाऊँगा। वो जब ये बातें सुनती तो इसके दिल में अरमान मचल उठते। इसको आदिल के अलावा दुनिया में वो कुछ नज़र ना आता। रेहान इनके घर आया। इसने इसके साथ सीधे मुंह बात ना की। इसने पानी मांगा तो फरहाना ने मंगनी की अंगूठी गिलास में डालकर इसको दे दी और कहा कि पानी की बजाय ये अंगूठी उठा लो और गुस्सा पी लो कि तुमसे शादी नहीं कर रही। ये बात इसके भाई ने सुनी तो इसको मारने को लपका, लेकिन रेहान ने इसे थाम लिया और माँ भी दरमियान में आ गई। रेहान खामोशी से अंगूठी लेकर चला गया। फरहाना की माँ किसी को बताए बगैर आदिल के घर गई और इसके वालदा से बात की। इस खतून ने कहा कि आपको गलत फहमी हुई है, हम अपने बेटे की शादी
तय कर चुके हैं और आदिल को भी इस शादी पर कोई इतराज़ नहीं है। अगले माह की 10 तारीख को इसकी शादी है। ये सुनकर ताई को सुकून मिला। वो घर लौटी तो किसी को ना बताया कि वो कहाँ गई है। मंगनी की अंगूठी रेहान को वापस करने पर फरहाना के बड़े भाई ने इसको इतना मारा कि इसे बुखार हो गया, लेकिन आदिल ना आया। वो तो अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ था। फरहाना इंतज़ार करती रह गई, लेकिन वो ना आया। और फिर एक दिन जब वो आया तो उसके हाथ में शादी का कार्ड से वो सीधा ताया जी के पास गया और इनको कार्ड देकर कहा कि आप लोग मेरी शादी पर ज़रूर आना। इसने फरहाना से बात तक ना की। इसके आने से जो शहनाइयाँ फरहाना के दिल में बजती थीं वो अब सोग में तब्दील हो गई। अब इसे हर चीज़ रोती हुई लगती थी। इसे लगा कि जैसे इसने किसी ने इसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। इसके जिस्म से रूह निकल रही थी। वो बड़ी मुश्किल से खुद को घसीट कर अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर गई। ताई जी ने मुझे बुलवाया कि इसे देखो, इसने कमरा बंद कर लिया है। मैंने इसके भाई की मिन्नत की, इसकी खिड़की को तोड़ा तो हम अंदर गई। वो बेहोश पड़ी थी। इसे अस्पताल ले गए। 2 दिन के बाद इसे होश आया। डॉक्टर को तमाम अहवाल बताया तो इसने इसको सुकून की दवाइयाँ दी। वो 1 साल ज़ेर इलाज रही, तब कहीं जाकर कुछ नॉर्मल हुई। ताई जी और रेहान की अम्मी तो आपस में सकी बहनें थीं। बहन ने बहन से बेटी की तरफ से माफ़ी मतलब दी की। खाला ने माफ़ कर दिया और रेहान को भी मना लिया। दोनों की शादी हो गई। कुछ अरसा फरहाना खोई खोई सी रही। ताया के पास पैसों की कोई कमी ना थी। उन्होंने एक बंगला खरीद कर इसको फर्नीचर से आरास्ता करके बेटी को जहेज में दे दिया। हर शय दी, यहाँ तक कि गाड़ी भी दी थी और रेहान को फैक्ट्री सौंप दी ताकि इनकी बेटी को अपने शोहर की गुर्बत का एहसास ना हो। यूँ अल्लाह ताला ने रेहान को इसकी अच्छाई का समर दे दिया और फरहाना को भी अच्छे बुरे की परख हो गई। इसको रेहान से नफरत ना थी, नफरत इसे तबस्सुम ने दिलवाई थी। वो भी इसकी गुर्बत से। जब गुर्बत ना रही तो फिर नफ़रत कैसी। तो ये है इंसान की इन बुलंद सोचों की औकात। जो हिर्स व हवस के ताबे हों तो वो रेत के घरों की तरह गिरते हैं। आज रेहान ही फरहाना का सब कुछ है और इसको अपने शौहर से कोई शिकायत नहीं। वक़्त के साथ साथ रेहान ने कारोबार को मज़ीद बुलंदियों पर पहुंचा दिया। मर्द का रिज़्क इसे इसकी बीवी के नसीब से मिलता है। माँ बाप के फैसले औलाद के लिए बेहतरीन होते हैं, लेकिन औलाद इस बात को तब समझती है जब वो नुकसान उठाती है। उन्होंने एक ज़िंदगी का वक़्त गुजारा होता है और वो औलाद के लिए अच्छे और बुरे को समझते हैं। अल्लाह पाक भी माँ बाप के फ़ैसलों में बरकत अता फरमाता है।